नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी की स्ट्रेटजी पर। देखिए बेटा, एमपी बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर भी जारी कर दिए गए हैं। तो काफ़ी बच्चे चिंतित हैं कि किस प्रकार तैयारी की जाए, क्योंकि इस बार देखो मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का वेटेज कम है, आने वाले नहीं है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आंसर हैं। यदि आप उन 3 से 4 क्वेश्चन आंसरों के लिए पूरे किताब को खगालते हैं और क्वेश्चन याद करते हैं तो भाई साहब समझिए बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि आप प्रश्न उत्तर में इतना लगाएंगे दिमाग, उतने में आप बहुत कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए आपको तैयारी के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, जो स्ट्रेटजी आपको बताएगी कि इतने जल्दी में आप इतने कम समय में पूरी तैयारी कर सकते हैं। याद रखिए बेटा, स्ट्रेटजी युद्ध की एक बहुत बड़ी रणनीति होती है, या रणनीति कह रहे हैं। युद्ध जीतने के लिए स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटजी अगर सही तरीके से बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, सफलता निश्चित है। क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी होता है हार्ड वर्क की अपेक्षा। तो स्ट्रेटजी आपका स्मार्ट वर्क बनती है, ना कि हार्ड वर्क बनती है। ठीक है, वही स्ट्रेटजी अब मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी के लिए, जो मेरे लिए लगता है कि बच्चों को ये अपनानी चाहिए। बाकी आप सब लोग अपने तरीके से भी तैयारी कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा जल्दी काफी ज्यादा अंकों की होती है। तो ये आपको पहला मैं आपको आदेश या ये कह सकता हूँ, समझाइश दे सकता हूँ कि आप प्रश्न उत्तर पर ध्यान कम ही दें, आप बुक रीडिंग पर फोकस कर लें। तो इस बार ओटी का वेटेज ज्यादा है बेटा, ओटी बहुत ज्यादा है बेटा। 32 अंक की ओटियां अगर आपको दी जा रही है इस बार, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इससे पहले 25 अंक की ओटियां नियत होती थी, अब 32 अंक की है, तो इन पर बहुत फोकस करना है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आप कहेंगे मैसेज जहां से आप कमेंट करेंगे तो मैं ओटियों के लिए चैप्टर वाइज ओटियां सॉल्व करवाऊंगा, चैप्टर वाइज समरी समझाऊंगा या ओटी करवा दूंगा। ये अगर आप कहेंगे तो यूट्यूब पर आने का मेरा ये अभी इसी कारण से आया कि बच्चों ने कहा कि सर स्ट्रेटेजी वगैरह और भी चीजें आनी चाहिए, तो मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी ला सकता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे या शेयर करेंगे, बताएंगे बच्चों को, तो मैं जरूर लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी शुरुआत। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। पहली शुरुआत में मैं आपसे कहूंगा कि आप कवि परिचय करेंगे। क्या करेंगे? कवि परिचय। क्योंकि कवि परिचय आपका 3 अंक में है बेटा। कितने अंक में? 3 अंक में आने वाला है। तो मैंने आपको कवि परिचय में आपको 3 कवि परिचय बताए हैं कि आप हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय कर लीजिएगा, तुलसीदास जी का कर लीजिएगा और कुंवर नारायण जी का कर लीजिएगा। हालांकि चाहो तो इन दोनों पर रिस्क ले सकते हो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंवर नारायण जी का अगर ना करें तो, पर देखिए बेटा पेपर है, माइंडसेट ऐसा हुआ कि और उसने कुंवर नारायण दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो 3 बहुत है, 3 कर लीजिएगा। और जिनको लगता है 3 बहुत, 3 भी उनके लिए ज्यादा है, तो बेटा फिर एक अकेला तुम एक काम करो, हरिवंश राय बच्चन कर लो, तुम्हारे लिए फिर वही बहुत है। ठीक है, आगे बस तुलसी बाबा को छोड़ना देख बुरा होगा, इनको याद कर लो। ठीक है, लेखक परिचय। लेखक परिचय पर आ जाइए। महादेवी वर्मा बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, छायावादी युगीन कवित्री महादेवी वर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। हो सके तो इन्हीं के साथ छायावाद युग को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी अच्छे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बनेंगे काफी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका लेखक परिचय। ये 3 आपके परिचय और लेखक परिचय और 3 कवि परिचय, इनको आप कर लें। पहले इनको पढ़ते जाएं, इनके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलें और अपनी तैयारी की किताब बना लें, कॉपी, जिसमें आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी हो और पूरी तरीके से आप ये जो बताया जा रहा है इसको सीक्वेंस वाइज करते जाएं, इसमें कोई दोहराए ना हो बेटा। ठीक है, तो ये समझिए। तो ये दोनों काम हो गए आपके, इन दोनों काम को करते रहिएगा। फिर इसके बाद अगला काम आपका व्याख्या है। अगला काम आपका क्या है? व्याख्या। एक पतली सी कॉपी बनाइए, उसमें आप ये शुरुआत कर दीजिएगा। ठीक है, व्याख्या करिएगा। अब व्याख्या सर कहाँ से करनी है? व्याख्या आपको हरिवंश राय बच्चन जी के चैप्टर से करनी है। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको यह बता रहा हूं कि व्याख्या करनी कहाँ से है। तो हरिवंश राय बच्चन जी के चैप्टर से कर लीजिएगा, तुलसीदास जी के चैप्टर से कर लीजिएगा। अब आप कहोगे में से कि सर इसमें तो बहुत सारी व्याख्या है, कैसे करें, कौन सी करें? तो आप लोग चिंता ना करें, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। इस वजह से हरिवंश राय बच्चन जी की जो व्याख्या है, पहली आपको याद रखना कि निज हृदय में उद्गार लिए फिरता हूँ, है ना, ये वाली रोदन लिए फिरता हूँ, है ना, पहली व्याख्या कर लेना। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन जी की से फिर एक और है, नीड का निर्माण में आप पढ़ सकते हो, वो दिन का राही जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, वो पढ़ सकते हो।
देखो क्योंकि एग्जैक्ट मैंने कभी देखा नहीं उनको, काफी दिन हुए हैं, तो उसको आपको पहली पहली कर लेनी है। ठीक, आगे अगला क्या करना है, तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के में से आपको कर लेनी है। तुलसीदास जी की से में कौन सी करनी है, किस सभी किसान कुल वाली करनी है। ठीक है, वहां से कर लो। एक और कर सकते हो, बेटो हनुमाना, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये व्याख्या है, ये मैं बता दूंगा आपको, पर अभी देखो टाइम है, तो अभी दोनों चैप्टर को फुल्ली रीड करने को कह रहा हूँ। तो अभी ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि भैया अभी आप इन दोनों चैप्टर को रीड कर लोगे ना, तो बेटा इन्हीं से क्वेश्चन मिलेगा, इन्हीं से आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब आगे बढ़ जाते हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है। नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद लेखन। नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन या निबंध। बेटा इस बार देखो, ये दो तरीके से इन्होंने पूछा है कि अनुच्छेद लेखन आ सकता है, निबंध आ सकता है, और 4 अंक में पूछेगा। कितने अंक में पूछेगा, 4 अंक में पूछेगा। तो मैं आपसे कहूंगा एक बार इनको समरी टाइप पढ़ लो, इन टॉपिक्स को समरी बेस पर पढ़ लो। अगर इन पर अनुच्छेद आता है तो समरी लिखना है, और अगर आप पढ़ लिए हो इन टॉपिक्स को तो इन पर निबंध भी बना सकते हो। निबंध के लिए 4 नंबर में तो 4 आपको क्या बनानी है, हेडिंग बनानी है। ठीक है, तो हेडिंग में पहली प्रस्तावना और अंतिम उपसंहार होती ही है। 2 बनाने हैं, तो 2 में आप प्रकार या कारण बता दो, किसी के कोई प्रकार क्या है, कारण क्या होता है, उपाय क्या होते हैं, ये सब बता दोगे तो 2 वहां हो जाते हैं। तो वो आपकी इस प्रकार से बन जाए। पहली बार तो आप इन टॉपिक्स पर समरी वाइज रीड करना है, टॉपिक्स पर समरी वाइज रीड करना है, और एक मटेरियल तैयार करके रख लेना है, एक मटेरियल तैयार करके रख लेना है। बस समरी लिख लेना है कि ये समरी हो गई। अगर ये किस रूप में आ जाए, अगर ये निबंध के रूप में आ जाए, तो मैं ये हेडिंग बना दूंगा, 4 हेडिंग। जैसे मैंने कोरोना का पढ़ना है, तो मैंने कोरोना पे एक समरी तैयार कर ली, कम से कम लगभग मान के चलो 4 अंक का है, तो मैंने मान के चलो समरी तैयार करनी है, कम से कम वर्ड में बता देता हूं मैं आपको, 100-150 शब्द की आप तैयार कर लेना। हर एक की 100 से 150 शब्द की, 100 से 120 मान लो, 100 से 120 शब्द की आप एक समरी तैयार कर लो। एक समरी तैयार कर लिए, फिर उसके बाद मैं उसकी हेडिंग तैयार कर लूंगा, नीचे मैं उसकी हेडिंग लिख लूंगा 4, कि अगर ये हेडिंग के रूप में आया तो ये 4 हेडिंग बनाऊंगा, इतनी हेडिंग में ये डिस्क्राइब कर लूंगा, इतनी हेडिंग में ये डिस्क्राइब कर लूंगा। बस समझ लेना अपने लिए, किसी को दिखाना थोड़ी आपको, तो ये आपके लिए हो गया। ठीक है, अगला काव्यबोध है। चाहो तो आप इसमें हेर फेर कर सकते हो कि इसे बाद में ले सकते हो, काव्यबोध को पहले ले सकते हो, ये आपकी इच्छा के ऊपर जाहिर करता है। कि काव्यबोध जो है 9 अंक के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य 9 अंक के लिए बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। एक बार रीड कर लोगे ना तो ओटी भी बनेगी, क्वेश्चन भी बनता है। बेटा देखो, जैसे एक टॉपिक है इसमें पहला छंद। ठीक है, छंद में आपके कितने छंद है, मात्र 1 2 3 4 5 छंद है, बहुत छोटे छोटे छंद है। बेटा दोहा पढ़ लोगे तो सोरठा हो जाएगा, अपोजिट है। दोहा पढ़ लोगे तो सोरठा हो जाएगा। चौपाई बहुत सरल है, बस पूछता क्या है इसमें कि किसमें कितनी मात्रा है और किसका उदाहरण। मात्रा और उदाहरण पढ़ लोगे तो इस प्रकार पढ़ लोगे, कितने प्रकार के, बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, मात्रा उदाहरण टाइप पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा। बचा कवित्व और सवैया। कवित्व और सवैया मात्रा याद कर लो या वर्ण याद कर लो। जैसे कवित्व और सवैया में आप देखोगे मात्रा तो होंगी नहीं है वहां, ठीक है, वर्ण होंगे, तो आप वर्ण याद कर लो, कितने वर्ण का होगा, तो वहां खत्म हो जाता है। बस इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये पहला देखो काम क्या करना है, कोई भी दोहा पढ़ रहा हो, कोई भी चौपाई पढ़ रहा हो, एक उदाहरण जरूर याद रखो, उसमें मात्रा याद रखो, अगर मात्रिक है तो, वार्णिक है तो वर्ण याद रखो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ये हो गया। रस पूरे पढ़ लेने हैं, रस में स्थायी भाव याद रखने हैं सभी के, बहुत सरल टॉपिक है, कहोगे तो बता दूंगा। ठीक है, बहुत सरल टॉपिक है, आप स्थायी भाव याद रखें, उनके प्रकार याद रखें, बस। ठीक है, चलो आगे। अलंकार। अलंकार भी बेटा याद रखिए आपके लिए, 1 2 3 4 5 अलंकार कितने हैं, 5 अलंकार हैं। आप 5 अलंकार कर लीजिएगा, 5 अलंकार कर लीजिएगा। इतने अलंकार में से आपको नहीं आएगा, दिक्कत होगी। और जैसे मैं आपको बता दूं कि मानविकरण बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, मानविकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे ना। संदेह भ्रांतिमान में अंतर पूछ लेगा आपसे, ये याद रख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ लेना है इनको, एक बार इनको पढ़ लो। ये सरल टॉपिक है, पहले इनको कवर कर लोगे ना तो फिर आपको थोड़ा डिटेल्स कवर हो जाता है। शब्द शक्ति और शब्द गुण, ये एक बार रीड करने की टॉपिक है, बस मैं सही बता रहा हूँ, रियलिटी है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक नहीं आता समझ में तो कमेंट करें, कमेंट करके बताते चलें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी में ये 5 भाग हो गए। अब इनके नंबर काउंट करके देखो बेटा, एक बारी नंबर काउंट करके देखो, 3 3 6 4 10 ये हो गए। ठीक है, 10 4 14 और 14, और फिर ये कितना है, काव्यबोध अपना कितने का आ रहा है,
9 का आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये अपने आप कितने हो गए बेटा, 14 और 9 कितने हो गए, जोड़ लेना। ठीक है, 15 और 8। ठीक है, तो ये लगभग 24-25 नंबर हो गए। अब सुनो, अब ध्यान से ना, इतने नंबर अब कवर कर लिए अपन ने। ठीक है, इसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी में क्या चीज आ रही है वो मैं देख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो इधर मिटा रहा हूं मैं। तो लगभग अपन 23 नंबर का कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो 23 नंबर का मटेरियल यहाँ हो गया अब आपका। ठीक है, अब 23 नंबर का मटेरियल कवर करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या करना है अपन लोग। ठीक है, देखो अगला मैं आपको बताया हूं क्या, अगला बुक है हमारी वेतान। वेतान बुक को रीड करना है, ओनली रीडिंग करनी है। वेतान बुक की ओनली रीडिंग करनी है। वेतान बुक की ओनली रीडिंग करनी है, सिर्फ रीड करके, क्योंकि आपको पता है कि वेतान बुक से है 7 अंक का। कितने का है, 7 अंक का मटेरियल है बेटा। अब 7 अंक का मटेरियल वेतान बुक से है ओनली, तो आप समझिए 2 अंक का एक प्रश्न है, 2 अंक का एक प्रश्न है, 5 ओटी हैं, 5 ओटी हैं। तो इसमें मतलब समझ रहे हो, तो ओटी का वेटेज ज्यादा है। तो वेतान बुक को सिर्फ रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है, रीड करते जाना है, हाईलाइट करते जाना है इंपॉर्टेंट बात को। ठीक है, सिर्फ रीड करना है वेतान बुक को। कोई कहे कि इसके क्वेश्चन कर लो, भूल के भी मत करना। रीड कर लोगे तो क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाएगा। मैं बता भी दूंगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपका कहां से आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपका अतीत में दबे पांव जो चैप्टर है आपका, जिसमें मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया, वहीं से आ जाएगा। ठीक है, वेतान बुक रीड करना है। फिर आपकी एक और अगला है आरओ बुक। अगली बुक क्या आपकी, आरओ बुक। आरओ बुक में से बेटा ओटी के लेवल की बात करेंगे हम लोग। आरओ बुक में ओटी स्तर की बात करेंगे। आरओ में आप किस स्तर की बात करेंगे, ओटी की। आरओ बुक से आप ओटी क्लियर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ओटी, क्योंकि 6 ओटी बनने वाली है आरओ बुक से। कितनी बनेगी, 6। 6 का क्या करो, पूरा मान के चलो, पद्य और गद्य को ऐड कर लोगे तो 12 ओटी बन रही है। कितनी ओटी बन रही है, 12 ओटी बन रही है अमूमन। ठीक है, पूरी आरओ के काम में से बेटा 12 ओटी बनेगी। कितनी ओटी बनेगी, 12, जिसमें आपका गद्य खंड और पद्य खंड भी ऐड है। तो मैं चाहूंगा इसे अभी रोकें, अभी आप इसे रोकें, आप इसे अभी रोकें, आरओ को रोकें। इसकी जगह पर आप क्या कर लें, मैं आपको वेतान की जगह पर अब अगला टॉपिक जो बता रहा हूं, आप अभिव्यक्ति माध्यम की ओटी लगा लें। अभिव्यक्ति माध्यम की ओटी लगा लें। तो अभिव्यक्ति माध्यम भी आपकी 7 अंक की है, अभिव्यक्ति माध्यम भी 7 अंक की है, तो इसकी ओटी लगा लें। ओटी इस प्रकार लगाएं कि आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहे। इस प्रकार की ओटी लगाएं, जैसे क्लास में लगवाई जाती है कि एक शब्द बोल दिया, उसकी 4 और 5 पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया उस पर कि ये क्या होता है, इसके बारे में बता दे, तो ओटी को एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, चलो अभिव्यक्ति माध्यम हो गया। अब लास्ट आपको क्या करना है, हमारा एक टॉपिक बच रहा है अब भाषा बोध। क्या बच रहा है, भाषा बोध। बेटा भाषा बोध को तो बाद में ही करना है, तो मुहावरे, लोकोक्तियां, ये चीजें आएंगी, पर्यायवाची मुहावरे, ये चीजें तो आपको बाद में ही करना है, लास्ट में। और कितना भी पूछ सकता है, कहीं से पूछ सकता है। तो इसके लिए अब आ जाओ आरओ बुक पर। अब कहाँ आ जाओ, आरओ बुक पर। आरओ बुक के साथ आरओ बुक को रीड करना है। क्या करना है, आरओ बुक को रीड करना है। रीड करने का मतलब ये नहीं होता कि किताब उठाओगे उसको बस पढ़ते चलो, पढ़ते चलो। इसमें आप पद्य खंड के नहीं तो गद्य खंड के चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पद्य के समझ नहीं आते कविता वाले, तो उसमें परिचय वर्चय पढ़ते जाना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना कि क्या बताया, समरी समरी वो पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आरओ बुक रीडिंग हो गई है। फिर लास्ट में भले ही भाषा बोध ले सकते हो, या भाषा बोध के बाद हमारे 2 टॉपिक बचते हैं। ठीक है, एक आपका पद्य खंड और एक गद्य खंड का रूप में आपका एक व्याकरण आता है, पद्य का व्याकरण और गद्य का व्याकरण, वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन इतने को आप ज्यादा मत लेके चलिए। अभी आप पहले स्तर पर क्या कवर करके चलिए, मैं आपको बता चुका हूं। नंबर 1 फिर से बता रहा हूं, कवि परिचय करिए पहले, फिर लेखक परिचय करिए, फिर व्याख्या करिए, फिर पत्र करिए, अनुच्छेद लेखन करिए, काव्यबोध करिए और वेतान करिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप अपने आप समझ जाएंगे अब क्या पढ़ लेना है। फिर अपने आप आपका व्याकरण क्लियर होता चलेगा टॉपिक वाइज। अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं कि अब किस तरीके से आगे की तैयारी को अगर शुरू कर दिया जाए, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बताई है वो स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करके तैयारी शुरू करा दी जाए यहीं पर मेरे द्वारा, तो आप जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको वो कराने की कोशिश करूंगा।
मैं टारगेट करता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आएगी आपके लिए, और भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी लाने के लिए तैयार हूँ मैं। और वो तो बस आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के उत्साह प्रेम पर निर्भर करता है किस प्रकार से आप इस वीडियो को प्रेम करते हैं। तो ये काफ़ी समय बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगा है मेरे को, वो बात की बातें हैं। पर आप निरंतर जो है निरंतरता बनाए रखनी है, तो आप लोग बस समर्थन करते हैं तो निरंतरता बनी रहेगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, चलते हैं फिर, आज के लिए काफ़ी है, तो बच्चों चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।